साथियों, कुछ साथी का अभी वेट कर लेते हैं। कुछ साथी जैसे जुड़ेंगे तो आज का जो विषय है, महंगाई की मार बहुजन समाज पर सबसे ज़्यादा क्यों, इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ समय थोड़ा वेट कीजिए आप लोग। कुछ साथी जैसे जुड़ेंगे अपनी बात आप सभी के बीच शेयर करेंगे। निवेदन है कि आप सभी जल्दी जल्दी जुड़िए इस लाइव में। साथियों, आज का विषय है बहुजन समाज पर महंगाई की मार सबसे ज़्यादा क्यों होता है। इस बात को हमें समझना है तो सबसे पहले हमें एक मुक्त मानव की तरह अपना सोच बनाना होगा। जैसे परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है कि सबसे पहले और अंत हम भारतीय हैं। तो हमें किसी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक के तौर पर नहीं सोचना है। सबसे पहले हमें सोचना है कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश की जो भी समस्या है उस समस्या को दूर करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर किसी पार्टी विशेष को ध्यान में रखकर या उसके पक्ष को रखकर इस विचार को सुनेंगे तो निश्चित ही आपको सही उत्तर नहीं मिल पाएगा, आप गुमराह हो सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि महंगाई बढ़ने का सबसे ज़्यादा असर बहुजन समाज पर होता है। बहुजन समाज जो है इस देश में, इनके पास किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना या किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं है। ये सीधे तौर पर उपभोक्ता हैं। ये किसी भी तरह से इनका कोई कारखाना, फैक्ट्री या कोई व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने से ये लोग जैसे ही खरीदते हैं और उसका उपयोग करने के बाद ख़त्म हो जाता है पेट्रोल डीजल। लेकिन एक व्यावसायिक व्यक्ति, उनके पास उदाहरण के लिए मान लो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है, तो अगर पेट्रोल डीजल खरीदता भी है तो उसे ट्रांसपोर्ट में, ट्रक में, बस में और भी तमाम प्रकार के संसाधन में वो अपना पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करता है और उससे वो अपना बेनिफिट कमा लेता है। कोई फैक्ट्री का मालिक है तो वो भी अपने फैक्ट्री में ईंधन के रूप में डीजल, पेट्रोल का इस्तेमाल करता है और वो लागत राशि में अपना मुनाफा, प्रॉफिट जोड़ के उसका मूल्य निर्धारण करता है। लेकिन समाज जो है इस तरह से किसी भी प्रकार का इनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, न कोई फैक्ट्री का ये मालिक है। तो ये लोग डायरेक्ट उपभोक्ता की तरह हैं। जो भी मूल्य बढ़ता है इनका सीधा असर इनके जेब में जाता है। और दिक्कत की बात यह है कि इनके पास आय का स्रोत लगभग कृषि कार्य है। कृषि से इनका पूरा जीवन चलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सब कुछ किसान करता है, लेकिन जो काम इनको और एक और काम कर लेना चाहिए वही काम नहीं कर पाता। यही इस देश में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण है। जैसे कि वोट देना है, ये लोग देंगे। चुनाव लड़ना है तो ये लोग लड़ेंगे। सारा चीज़ करने के बाद सरकार किसी और के हाथ में दे देंगे और बोलेंगे कि आप इस देश में महंगाई पर, बेरोजगारी पर सोचिए। जिनको
महंगाई बढ़ाने से फायदा है, जिनको जिंदगी में कभी कोई खेती ही नहीं करना है, जिनके परिजनों को भी कोई खेती से कोई लगाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे कि आप खेती में कुछ सोचिए। देश में महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई में आप थोड़ा कुछ सोचिए, तो जाहिर सी बात है लोग क्यों सोचेंगे। इनका काम ही है आग लगाना। बारूद को बोलोगे आप पानी बरसाओ, असंभव है। तो साथियों, कहने का मतलब यही है, इनका महंगाई बढ़ने से इनको प्रॉफिट है। कभी ये नहीं समझना कि महंगाई बढ़ने से सबको इस महंगाई का असर पड़ता है। महंगाई बढ़ने से क्रमिक घटते घटते या बढ़ते बढ़ते सबको इसका लाभ या नुकसान होता है। तो लाभ तो बहुजन समाज को इसमें कहीं कोई नज़र नहीं आता, लेकिन नुकसान है वो 100% इनको मिल जाता है। आज सोचने वाली बात यह है कि भारत देश को छोड़कर कोई और विश्व में और बहुत सारे देश हैं, क्या उनकी यहाँ आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट पैदा हुआ है? तो इस समस्या से जूझने के लिए क्या पेट्रोल डीजल जैसे जरूरी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर वो अपना आर्थिक स्थिति मजबूत किया है? या विश्व में और भी विकसित राष्ट्र हैं जो आज विकसित हुए हैं, क्या वो लोग ऐसा कोई विशेष चीज़ पर टैक्स बढ़ाकर वो लोग आज आगे बढ़े हैं? या भारत ही ऐसा देश है जहां ये लोग टैक्स बढ़ाकर गरीबों को और गरीब बनाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना महंगाई बढ़ने के बाद आज भारत देश में सड़क को देखिए, हॉस्पिटल को देखिए और तमाम सरकारी दफ्तर को देखिए, स्कूल को देखिए, ये किसी प्रकार के इसमें कोई विकास नज़र नहीं आता है। विकास नज़र आता है तो अमीर और अमीर होते हैं और गरीब। इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आगे बढ़ा है तो गरीबों को रौंदते हुए आगे बढ़ा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज विकसित देश हैं, लेकिन भारत में एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगा मैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, ऐसे राष्ट्र और भारत देश में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो भारत देश में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की कमी है जो अन्य देश से पीछे हो रहा है, यहाँ महंगाई बढ़ रही है। एक देश है सऊदी अरब, इस देश में एक भी प्राकृतिक रूप से कोई नदी नाला का जाल नहीं है। यहाँ एक भी नदी नाला का प्राकृतिक जाल नहीं है, फिर भी वो देश संपन्न है। लेकिन भारत देश में नदी नाला के चारों तरफ जाल होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई किसान आत्मनिर्भर नहीं हो रहा है। समझने वाली बात यह है कि नदी का पानी हर कंडीशन में, हर स्थिति में किसान के पास पहुंचना चाहिए, लेकिन वो नदी के पानी कोई फैक्ट्री के मालिक के पास पहुंच जाता है, फैक्ट्री में पहुंच जाता है। अगर इस पानी को, नदी के नाले के पानी को किसान की ज़मीन तक लाना है तो आपको अपना सरकार बनाना होगा। ये फैक्ट्री वालों का आप सरकार बनाते रहोगे तो इनको फैक्ट्री का इनकम देखना है, इनको मजदूर चाहिए तो मजदूर अपने बेटे के लोग बनाएंगे नहीं, अपने रिश्तेदारों के लोग मजदूर बनाएंगे नहीं। जाहिर सी बात है बहुजन समाज को ही लोग मजदूर बनाएंगे। तो इसी पर्पस से ये लोग हम लोग को हर बार गरीब बनाने के लोग प्लान बनाते हैं। हर समय देखने को मिलता है कि गरीब के लिए लोग आवाज़ उठाते हैं। कभी पेट्रोल के लिए आवाज़ उठाते हैं, कभी 1 किलो चावल के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए लोग आवाज़ उठाते हैं। देखने से तो ऐसा लगता है कि ये लोग सारा गरीबों का हमदर्द यही है, गरीबों का मुक्तिदाता यही लोग हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, कभी कोई फैक्ट्री के लिए, कभी कोई उद्योग के लिए, कभी कोई ट्रांसपोर्टिंग चीज़ के लिए ये लोग कभी आंदोलन नहीं करते। क्या सरकार इनके पास या इन लोगों के लिए कभी एक भी कानून गलत नहीं बनाता क्या? समझने वाली बात है। लेकिन हर पल ये लोग किसान के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ लगे रहेंगे। इनको हर स्थिति में ये लोग आगे बढ़ाने की बात करेंगे, लेकिन गरीब जस के तस हैं, मजदूर जस के तस हैं। ये लोग आगे बढ़ने के बजाय
गरीबी महंगाई में ये लोग और मर रहे हैं। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, किसान की आय दोगुनी कर रहे हैं, तो आज किसान का आय दोगुनी कहाँ हो रहा है? इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दुर्भाग्य की बात है साथियों कि मैं इस बात को फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि एक कहावत है कि पड़ोसी के मारने से सांप नहीं मरता। इस कहावत को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पड़ोसी के मारने से सांप नहीं मरता। आपको ज़रूरत है कपड़े की तो आप कपड़ा खरीदोगे, आपको अन्न की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है तो आप भोजन की तलाश करोगे। कोई और क्यों आपको मदद करेगा? अगर इस देश में आपको महंगाई कम करना है, इस देश में अगर आपको बेरोजगारी कम करना है, इस देश को अगर खुशहाल बनाना है, तो जो व्यक्ति या जो पार्टी के लोग इस देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं, इस देश में बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, आप उनसे कहोगे कि आप महंगाई कम करो, आप बेरोजगारी कम करो। जिनको बढ़ाने में फ़ायदा है वो व्यक्ति या वैसी पार्टी के लोग क्यों महंगाई कम करेंगे या बेरोजगारी क्यों कम करेंगे? इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। आज देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं ये आप सभी को पता है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी किस आधार पर बढ़ रहा है ये भी आप लोगों को पता है। तमाम पढ़े लिखे साथी रोजगार के लिए गली मोहल्ले, सड़क में, दफ्तर के सामने ये लोग आंदोलन करेंगे, सरकार के विरोध में मोर्चा निकालेंगे। लेकिन फिर जब सरकार बनाने की बारी आती है तो ये लोग फिर वही जो महंगाई, बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाले लोगों को फिर सरकार बनाकर भेज देते हैं। समझ में ये नहीं आता कि आखिर होता क्यों इस टाइप का है। इस बात को हमें समझना होगा कि इतने दिन में अगर हम जिन पर भरोसा किए हैं वो लोग हमें रोजगार नहीं दिया है, अच्छा कानून व्यवस्था नहीं दिया है, तो उनको हमें बदलना चाहिए। और बदलने का मतलब ये है कि कभी एक पार्टी को दे दिए तो कभी उस पार्टी को दे दी। अब दो ही तो है, दो ही में आप लगे रहो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक सही परिवर्तन आप नहीं करोगे तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अब सही परिवर्तन क्या है इस बात को थोड़ा समझना होगा। सही परिवर्तन जैसे दो भाई हैं, दोनों भाई में किसी एक बार राजा बनाओ, दूसरे बार एक दूसरे भाई का राजा बनाओ, ये कोई परिवर्तन नहीं है। घूम फिर कर एक ही घर में राजा बनने की बारी आ रही है। परिवर्तन तो तब होगा और फायदा तब होगा जब मांगने वाला समाज, आज वो कभी गली में सड़क मांग रहा है, कभी स्कूल, कभी हॉस्पिटल, कभी चावल, कभी रोजगार, कभी अच्छा शिक्षा, ये तमाम चीज़ के लिए मांगने वाला समाज कभी ये देने वाला समाज बन जाए तब परिवर्तन है। अब देने वाला समाज बन जाने पर इन अपने लिए तो बचा कर ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ये लोग दे देंगे। आज जो सत्ता में बैठे हैं वो हमें कुछ दे भी रहा है थोड़ा मोड़ा, तो क्या अपने लिए कुछ नहीं रख रहे हैं? क्या वो लोग अपने समाज के लोग या जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग कभी अपने हक के लिए रोड पर आते हैं लड़ने के लिए? उनको आने की ज़रूरत पड़ता है? वो लोग कभी रोड में नहीं आते लड़ने के लिए। उनको बिना मांगे सारा चीज़ मिल जाता है, क्योंकि राजा अपने पास बचा कर रखता है, जो थोड़ा मोड़ा होता है उसको लोग देते हैं। लेकिन समतामूलक समाज बनाने के लिए इस देश में सबसे ज़्यादा जिसका आबादी है बहुजन समाज, वो समाज जब तक इस सत्ता में नहीं आएगी और वो हुक्मरान नहीं बनेगा तब तक हम लोग का बात या जो बिगड़ी है वो बनने वाली नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि और वैसा व्यक्ति है जिसके बारे में परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। विश्व का सबसे जानकार, समझदार, ज़्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति कहता है कि हमारी गरीबी, हमारी दुख दर्द को हमारे अतिरिक्त और कोई दूर नहीं कर सकता। समझिए इस चीज़ को, हमारे दुख दर्द, हमारी गरीबी को हमारे अतिरिक्त और कोई दूर नहीं कर सकता। दूसरी बात है उसी में, हम भी इसे दूर नहीं कर सकते। सोचिए इस बात को कि कितनी गंभीर बात है। बाबा साहब बोलते हैं कि हम भी इसे दूर नहीं कर सकते और तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक हम इस देश के हुक्मरान नहीं बन जाते। आप इस बात को समझिए
कि देश का नहीं पूरा विश्व का सबसे जानकार व्यक्ति, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, ऐसे व्यक्ति का कहना है कि हमारी गरीबी, हमारी दुख दर्द, हमारे साथ हो रहे अन्याय अत्याचार का हम समाप्त या खत्म तब तक नहीं कर सकते जब तक इस देश में हम हुक्मरान नहीं बन जाते। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने इसी बात को ध्यान में रखकर कहा था कि 1932 में कि जाओ अपने दीवारों पर लिखो कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। जबकि उस समय जिस समाज को बाबा साहब ने बोला था, बहुजन समाज को, उनका दीवार भी नहीं था, उनका दीवार भी नहीं था। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिखो कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है साथियों, बाबा साहब के हम स्टेचू से जुड़ गए, उनके मूर्ति से जुड़ गए, लेकिन हम उनके विचारों से कभी जुड़ नहीं पाए। मान्यवर साहब बोलते गए कि हमें 1 रुपये किलो चावल या फोकट के चावल या फोकट के साड़ी के लिए हम इस राजनीति में नहीं आए हैं। ये बहुजन समाज, ये मूल निवासी समाज, इस समाज में ऐसे शक्ति पैदा करने के लिए हमें बहुजन समाज पार्टी बनाए हैं कि ये समाज के लोग कम से कम 200 रुपये चावल और 2000 रुपये की साड़ी अपने माता बहनी, अपनी पत्नी को पहना सके, ऐसे शक्ति पैदा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हम इस बात को समझ नहीं पाए। आपको मनुवादी सरकार कभी 1 रुपये किलो चावल दे सकता है, कभी फोकट में नमक दे सकता है, कभी 1-2 हज़ार में आपको शौचालय दे सकता है, लेकिन आपको हिस्सेदारी या भागीदारी देने की बात ये लोग नहीं कर पाएंगे। पूरे भारत देश में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर हिस्सेदारी की बात करने वाला कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, इस देश में आप भिखारी नहीं हैं, इस देश के आप मूल निवासी हैं। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आपको हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन जिसकी नीयत सही है, जिसे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वही आपको हिस्सेदारी दे सकता है। आज तक ये नारा बुलंद किसी और पार्टी ने नहीं किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करता। ये इसका घोषणा पत्र भारत का संविधान है। आपको भारत के संविधान में जो जो भी सहूलियतें हैं, अधिकार है, वो सारा चीज़ आपको विधिवत मिलेगा, बशर्ते कि आपको सही समय में अपने आप को समझाकर, अपने समाज को समझाकर, जब तक आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बना लेते, तब तक ये जो 1 रुपये किलो की नमक है, चावल है, साड़ी कंबल जो मिलने वाली बात है, ये ख़त्म नहीं होगा। हम इस बात को समझना होगा साथियों कि हम आज तक कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए कि हम 1 रुपया 2 रुपये किलो की नमक और चावल खा रहे हैं। क्या हमारी आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार का कोई फायदा हुआ है? हम मजबूत हुए हैं, लेकिन हम आज भी वही हैं। इस बात को हमें समझना होगा। हमें हिस्सेदारी चाहिए और भागीदारी चाहिए। अगर भागीदारी हिस्सेदारी चाहिए तो ये जो आज तक हिस्सेदारी की बात नहीं किए हैं, भागीदारी के बात नहीं किए हैं, वो आपको क्या हिस्सेदारी, क्या भागीदारी देगा? इस बात को समझिए। बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आपको हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करती है। मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। ये बात को आप लोग समझिए कि जो व्यक्ति आग लगाया है जानबूझकर, वो क्यों उसमें पानी डालेगा? समझिए इस चीज़ को। जो महंगाई की आग लगाया है, आज हर क्षेत्र में हर चीज़ का महंगाई आसमान छू रही है। जो महंगाई जानबूझकर बढ़ाया है, वो व्यक्ति भला क्यों कम करे महंगाई, बेरोजगारी क्यों कम करे? वो जानबूझकर इस चीज़ को किया है। अगर सही मायने में हमें इस, चाहे पेट्रोल डीजल की महंगाई हो या अन्य कोई वस्तु की महंगाई हो, इस महंगाई को अगर हमें जड़ से ख़त्म करना है, महंगाई रोकना है और बेरोजगारी को रोकना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले आने वाले समय में अपनी सरकार हर हाल में बनाना होगा।
कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही जो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार की तरह तरह के प्रलोभन में हम फंस कर फिर उनको वोट दे दिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा बार बार यही निवेदन है उन तमाम युवा साथियों से, वो तमाम पालक से जो पेट काट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना है कि जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं वो जानबूझकर बढ़ा रहे हैं ताकि आप गरीबी के दलदल में फंसे रहें, आप आगे ना बढ़ें। मैं लास्ट बात अपनी एक और रखना चाहूँगा आप लोगों के बीच में, जब आपके चारों तरफ गड्ढा होगा तो निश्चित ही आपका सबसे पहले प्राथमिकता होगा उस गड्ढे को भरना। समझिए इस चीज़ को। अगर आपके आसपास में गड्ढा है, गंदगी है, कोई कमजोरी है, कुछ कमियां हैं, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होगा उस गड्ढे को भरने की। चाहे वो जात पात की उतनी चिखाई हो या सड़क, बिजली, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, जो भी आपके आसपास में गड्ढा है, ये गड्ढा स्वतः नहीं होता, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। ये लोग आपके चारों तरफ गड्ढा इस कदर खोदते हैं आपको पता नहीं चलता। इस गड्ढा को पाटने में आपका पहला प्राथमिकता, अगर ये गड्ढा भर गया तो फिर आप आगे की सोचोगे, आप आगे की सोचोगे, इस देश का हुक्मरान बनना सोचोगे, इस देश का प्रशासन में भागीदारी सोचोगे। तो ये प्रशासन तरफ जाने, शासन तरफ जाने के बजाय इनके पास इतने गड्ढे खोद दिया जाए कि एक गड्ढा को पाटते पाटते इनकी जिंदगी कट जाए। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहूँगा, जैसे एक सड़क का उदाहरण लेते हैं। सड़क बना दिया, इंजीनियर को पता है कि इसमें कितने टन वजन ये सहने वाला रोड है, इसमें कितने टन की गाड़ियां चलना है, सारा चीज़ पता है। तो इसके कितना ज़मीन का मजबूती होना चाहिए, कितना कंक्रीट डालना चाहिए, कितना उसमें डामर डालना है, सारा चीज़ पता है। हर चीज़ पता होने के बाद भी वो रोड बनता है, अब बनने के साथ साथ टूटना भी शुरू हो जाता है। एक आम व्यक्ति सोचता है कि इतनी गाड़ी मोटर चल रही है तो टूटना स्वाभाविक है। ऐसा कोई बात नहीं है साथियों। अगर उनका क्षमता पता है कि रोड में इतने टन की गाड़ी चलेगी तो ये कितने क्षमता सहने वाली रोड है, तो उसका वो टूटना नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग जानबूझकर तोड़ते रहते हैं इस चीज़ को कि ये टूटे, हमारे लोगों को इनका ठेका मिले और लोग आगे बढ़ें और हम लोग गड्ढे में फंसे रहें। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि महंगाई, चाहे पेट्रोल की हो, डीजल की हो, या अन्य कोई वस्तु की महंगाई हो, या बेरोजगारी हो, या किसी भी दफ्तर में आप जाओ, जो काम ऐसा है जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, ऐसे काम को हम बिना रिश्वत दिए, बिना पैसा दिए नहीं कर पाते। अगर इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना है तो ऐसे चीज़ों को, असामाजिक हरकतों को बढ़ावा देने वालों को जब जब हम सत्ता में लाएंगे तो इस चीज़ को हम भुगतेंगे। ये स्वाभाविक बात है, इसको हमें सबक लेना चाहिए। कहावत है कि अंधे एक बार लाठी बजाता है, बार बार नहीं। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। जब से 1952 से चुनाव हुआ है तब से हम आज तक यही बात सोचते आ रहे हैं, गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। अब अपने अपने थाली को आप लोग देखिए, गरीबी का सबसे अच्छा उदाहरण है थाली। आप अपने थाली को देखिए, खाना चाहते हैं और खाते क्या हैं। अगर आप संपन्न हैं, आप में अमीरी है, गरीबी दूर हो गई है, तो अपने थाली को पहले देखिए। खाने को नहीं मिलता, जो चाहत है खाने की वो आपके थाली में नजर नहीं आता। रूखी सूखी खाना है, फटा पुराना कपड़ा है, टूटी फूटी आपके संसाधन हैं। अगर इस संसाधन को, इस गरीबी को, इस भ्रष्टाचार को अगर दूर करना है तो सबसे पहले हमें बदलना होगा। जब हम बदलेंगे तो ये देश बदलेगा। तो साथियों, ये ऑनलाइन आने का मकसद यही था कि ये बात जरूरी बात है, हमें इस चीज़ को सोचना बहुत जरूरी है। कहने का बहुत लंबी बात है, लेकिन लंबा बात करने से कोई मतलब नहीं है। बात यही, मुख्य बात यही है कि जब तक हम शासक नहीं बनेंगे तब तक हमारी कोई समस्या सुलझने वाली नहीं है। अगर हमारी समस्या को सुलझाना है, हमारी बात बननी चाहिए। तो एक बात और है, जिस समाज या जो समाज देश में ऐसा नियंत्रणकारी प्रभाव न बना ले या ताकत न बना ले कि देश के राजनीति को अपने नियंत्रण में न रख सके, वो समाज कभी समय के साथ या विकास नहीं कर सकता। तो आज तक हम जिसको भी वोट दिए हैं, किसी छोटे से दफ्तर में चले जाएं और वहाँ हमारे पास अन्याय अत्याचार होता है तो हम उस जनप्रतिनिधि को आवाज़ नहीं कर सकते, उसको फ़ोन नहीं कर सकते कि हमारे साथ ऐसा अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारी मदद करो।
हम उनके पास जाने के लिए घबराते हैं। तमाम प्रकार के चमचों को लेकर के साथ चले भी गए तो हमारी बात नहीं सुना जाता वहाँ पर। इस तमाम बातों को गंभीरता से लेना है। अपने बाल बच्चों, अपने परिजनों को अगर रोजगार दिलाना है, सम्मान दिलाना है, तो परिवर्तन जरूरी है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मेहनत के दम पे पेट पाट भोजन की व्यवस्था करते हैं, कपड़ा का व्यवस्था करते हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, हम मनुष्य हैं, कोई जानवर नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं हैं। हमें रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ सम्मान की भी ज़रूरत है। हम इस देश में जिएँ तो एक सम्मानजनक स्थिति में जिएँ। जो सम्मान एक इंसान को मिलता है वो सम्मान हमें भी मिलना चाहिए। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी होगा और हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको इस तरह की तकलीफ, इस तरह की महंगाई, इस तरह के भ्रष्टाचार से अगर मुक्ति दिलाना है तो आने वाले समय में हमें सबसे पहले बदलना होगा। लास्ट बात मैं एक और बोलना चाहूँगा, ये याद रखने वाली बात है, परिवर्तन करना है तो देने वाला समाज अब मांगने वाला समाज बनना चाहिए। ये तमाम फैक्ट्री के मालिक, ये तमाम मनुवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अब वो हमारे पास मांगे आकर बोले कि भाई अब हमें ये दे दो, हमारी ये ज़रूरत है, हमें ये दे दो। और जो मांगने और सदियों से मांगते मांगते ये मांगने वाला समाज, बहुजन समाज, जब तक देने वाला समाज नहीं बनेगा तब तक हमारी कोई बात बनने वाली नहीं है। सही परिवर्तन सही मायने में परिवर्तन यही होगा कि जो देने वाला समाज है उनको अब मांगने वाला बनना चाहिए और जो मांगने वाला समाज है उसको देने वाला समाज हर हाल में बनना नहीं होगा। जब तक ये मांगने वाला समाज देने वाला समाज नहीं बनेगा तो न ये महंगाई कम होने वाली है, न ये भ्रष्टाचार कम होने वाली है, न बेरोजगार कम होने वाली है। ये लंबा समय 1952 से आज तक इस चीज़ को देख रहे हैं। इतने समय गुजर जाने के बाद भी इस चीज़ को हम समझ नहीं पाए कि परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने के नाम पर हमारे पास जो मनुवादी पार्टी है उन्हीं के आसपास हम कभी इनको तो कभी इनको मौका देते हैं। अब मौका हमें लेना है, वोट हमारे लिए हम अपने आप को देना है। इस बात को हमें भली भांति समझना बहुत जरूरी है। जब तक इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे, मैं पुनः एक बात और बोल देना चाह रहा हूँ, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी का जो आग लगाया हुआ है वो जानबूझकर लगाया है, वो उसमें पानी डालने का काम नहीं करेगा। अगर हम उसमें जल रहे हैं तो उसमें पानी डालने का काम ये हमारा है, हम सबका है। तो पानी डालने का काम यही होगा, तब हम इसमें सही सलामत काम कर पाएंगे जब हमारे हाथों में ताकत हो, कलम की ताकत हो। अब कलम की ताकत कहाँ है, ये बात को भली भांति समझ रहे हो। बाबा साहब ने कहा है कि जाओ, इस देश का जो सर्वोच्च सदन है, देश का संविधान है, उसके आधार पे इस देश में लोकतांत्रिक देश है, आप देश का, प्रदेश का आप मुखिया बनो, इस देश का हुक्मरान बनो। जब तक आप हुक्मरान नहीं बनेंगे आपका किसी भी बात बनने वाली नहीं है। दर दर भटकते रहेंगे, दर दर धोखा खाते रहेंगे, बाल बच्चे को पढ़ाकर बेरोजगारी की वो समस्या जूझते रहेंगे। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो निश्चित ही आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। आप लोग देखें हैं इस वीडियो को, सुने हैं, समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।